जय हिंद। जैसा कि अपन एफएलटी कर रहे थे, फुल लेंथ टेस्ट एडिटोरिया के द्वारा जो करवाए जा रहे हैं, तो हमने 1 to 9 जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आपको देख सकते हैं 1 to 9, है ना। इस वीडियो में हम करेंगे एफएलटी नंबर 10। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रेज किया करें। ओके, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है ना। जैसा कि ऑप्शन में देखेंगे, बोल्टिए सेल, डेनियल सेल, लेक लांसे सेल, ये तीनों सेल जो है आपके किसके एग्जाम्पल है? ये प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ओके, अब सेल जो होता है ना, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका हो गया प्राथमिक सेल, एक होता है द्वितीयक सेल, है ना। दो तरह के सेल होते हैं, तो एक द्वितीयक सेल हो गया आपका, एक प्राथमिक सेल हो गया। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक सेल जो है वो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा से, है ना, रासायनिक ऊर्जा से वो विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि इसको एक बार यूज किया जाता है, उसके बाद ये क्या होता है? खराब हो जाता है। प्राथमिक सेल जो होता है, जैसे एग्जाम्पल में हमने देख ही लिया, बोल्टिए, डेनियल, लेक्लांसे, है ना। अब द्वितीय सेल किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, द्वितीयक सेल जो होता है आपका, द्वितीयक सेल वो होता है कि आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं, रिचार्जेबल होता है। वो क्या करता है? तो जस्ट अपोजिट, यानी कि विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा में चेंज करने का काम करेगा। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल में कुछ देखना चाहें तो जैसे कि लेड एसिड, है ना, बैटरी, ये आपका क्या है? ये बैटरी सेल, ये आपका द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल है। ऐसे ही आप चाहें तो याद कर सकते हैं कि निकेल, निकेल कैडमियम सेल, है ना, कैडमियम सेल, ये हो गया। एक और याद रख सकते हैं आप, जैसे कि लिथियम आजकल बहुत चल रहा है, तो लिथियम आयन सेल क्या है? ध्यान रखिएगा, लिथियम आयन सेल ये क्या है? ये द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल है। ओके, इसे हम बार बार यूज कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग उसे कहते हैं जिसको संचरण करने के लिए, यानी गमन करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो जैसे कि देखेंगे यहाँ पे ध्वनि, तो ध्वनि को तो मीडियम की जरूरत पड़ती है, तभी ये जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है संचरण हो पाता है। चंद्रमा पे जैसे कि आपका वायुमंडल नहीं है तो ध्वनि नहीं सुन पाता कोई। यहाँ पे देखेंगे जैसे गामा किरणें, रेडियो तरंगे, इसके साथ साथ आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं जैसे कि एक्स किरण, है ना, एक्स रे, उसके बाद पाराबैंगनी किरण, उसके बाद औरक्त किरणें, ये सब क्या है? आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग को आपको गमन करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें से उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि गामा, रेडियो, एक्सरे, आपका पराबैंगनिक और रक्त किरणें, ये सब क्या है? चुंबकीय तरंग होती हैं, ठीक है। और ऐसे जैसे ये ध्वनि तरंग है, ये क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है ये, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है क्योंकि? तो ये एक्चुअली इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, विभिन्न रंगों का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है ना। ध्यान रखिएगा, जैसे कि रंगों का जो है ना, प्रिज्म पे क्यों विक्षेपण करते हैं? क्योंकि हर रंग का अलग अलग प्रिज्म का जो है अपवर्तनांक जो होता है सबका भिन्न होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे जो है आपको फ़ारेनहाइट में दिया है, सॉरी सेल्सियस में दिया है और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो ये फॉर्मूला होता है C/100 बराबर F-32/180, ठीक है। और अगर आपको केल्विन में भी चेंज करने के लिए दे दे तो इसके बराबर लिख लीजिएगा यहाँ पे K-273/100, ठीक है। ये सब एक दूसरे के बराबर में लिखे जाते हैं। तो जो फॉर्मूला में आपको दिखे, जो मतलब क्वेश्चन में, उसको बिठा लीजिएगा। जैसे कि आपको यहाँ सी और एफ दिख रहा है, तो हमें बस इतने की ज़रूरत है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ 80 बना देंगे। 80 से 80 की जगह पे 80 बैठ जाएगा और ये कट जाएगा, आपको एक 18 इंटू 144 आ जाएगा आपको, है ना, और प्लस 32 करेंगे तो कितना फ़ारेनहाइट में आ जाएगा? 176 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो। चलिए अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण परावर्तन का उदाहरण नहीं है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। तो जैसे हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, रेगिस्तान में मरीचिका जो बनता है वो भी आपका क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। कांच में आई दरार का चमकना भी क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है।
अब जैसे यहाँ पे दिया है कि तारों का टिमटिमाना या सूर्यास्त या सूर्योदय के बाद जो हमें सूर्य की रंग जो है दिखती है लाल, ये सब चीज़ें क्या हैं, अपवर्तन की वजह से होती हैं। ठीक है, जब भी रंग दिखने की बात होती है तो ध्यान रखिएगा अपवर्तन होता है, और जब भी रंग दिखने की बात होगी तो वो क्या होगा, प्रकीर्णन की बात हो रही होगी। ठीक है, तो ये वाला आंसर जो है आपका डी, ये क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखिएगा, जैसे अपवर्तन में जैसे मछली होता है उसकी वास्तविक गहराई आपको नहीं दिखती है, वो भी प्रकाश आपका अपवर्तन का ही एग्जाम्पल होता है। छड़ को पानी में डुबोना दिखना जो उसका है वो भी आपका अपवर्तन का ही कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कण धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है? तो इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा पाई मैसोन। ठीक है, पाई मैसोन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा युकावा, है ना। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो ये किए थे पाउली ने। ठीक है, और फोटोन की खोज किसने की थी? तो आइंस्टीन ने किया था। इसके बाद पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने किया था। ठीक है, ओके, न्यूट्रॉन में तो उदासीन होता है, ये तो होता ही नहीं इसमें, और मतलब धनात्मक ऋणात्मक वाला। तो ध्यान रखिएगा दोनों किस में पाए जाएंगे? पाई मैसोन में। इसका आंसर है आपको बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो दोनों का वेग असमान होगा। असमान नहीं हो सकता है ना, ये क्या होगा, समान होगा। तो ये गलत हो जाएगा। एक ही कक्षा में स्थापित भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले उपग्रहों का कक्षीय वेग एक समान होता है, तो ये आपका सही है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, केवल दो कथन सही है। चलिए अगला देखते हैं। क्रिकेट के गेंद का जो स्विंग होना होता है उसमें कौन सा प्रमेय जो है निर्भर करता है? तो ये हो जाएगा बर्नौली का प्रमेय जो है लगता है उसमें। ठीक है, क्रिकेट के गेंद का स्विंग होना बर्नौली सिद्धांत पे डिपेंड करता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ कंट्रोल्ड रॉड जो होता है के रूप में उपयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किसको उपयोग करते हैं? आपका कैडमियम को करते हैं, है ना। भारी जल और ग्रेफाइट तो मंदक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ये न्यूट्रॉन की गति को कम करने का काम करते हैं, भारी जल एवं ग्रेफाइट दोनों। ठीक है, और कैडमियम किसके लिए? नियंत्रण छड़ के लिए। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन निलंबन सस्पेंशन का उदाहरण है, पूछा है ना। तो ये नदी का गंदा पानी जो है ये सस्पेंशन का उदाहरण है। बाकी जैसे ये दिए हैं ये क्या है, कोलाइड है ना। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही या जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? तो ये हम ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है कि पानी में पाए जाने वाले शैवाल अलगी की अधिकता को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है जो जल को नीला बना देता है? बस यहीं से समझ आएगा। इसमें जीवाणुरोधी गुण भी होते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। ओके, चलिए हीरे का उच्च गलनांक मुख्यतः किस कारण होता है? तो ये देखेंगे सहसंयोजक नेटवर्क संरचना की वजह से होता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी न्यूक्लियाइड की द्रव्यमान संख्या कितनी दी हुई है? तो 235 दिया हुआ है। परमाणु संख्या इतना है आपका 92, तो न्यूक्लियोइड के न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान की संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, है ना। तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो सीधी सी बात है 235 से, यानी कि द्रव्यमान 235 माइनस पी हो जाएगा तो 92, कितना आ जाएगा 143। चलिए अगला देखते हैं। प्राकृतिक रबर जो आइसोप्रीन का पॉलीमर है उसमें कौन सा संरचनात्मक विन्यास है जिसमें वह लोचदार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है सबसे अधिक है इसमें? तो अगर ऐसे देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें दिया है हेक्साफ्लोरोएथेन, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है इसकी होती है। ठीक है, पोटेंशियल ज़्यादा किसकी होती है, C2F6 की। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि जो लाफिंग गैस होता है, ये भी पूछा जाता है लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को, है ना। को चिकित्सीय रूप में प्रयोग लाने के लिए मुख्य कारण क्या है? तो यह क्या होता है, नशीला प्रभाव देता है और दर्द से राहत देता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी।
किसी तत्व की संयोजकता की गणना की जाती है, कैसे की जाती है? तो वो की जाती है परमाणु के जो वाहितम कोष होता है उसमें स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर करते हैं। तो वाहितम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम संयोजकता की गणना करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि मनुष्य की रोग प्रतिरोधक प्रणाली, है ना, रोग प्रतिरोधक प्रणाली में शामिल बी लिम्फोसाइट, यानी कि ध्यान रखिएगा बी लिम्फोसाइट क्या करता है, रोग प्रतिरोधक प्रणाली में ये सहायता करता है। जैसे कि बीपीएससी में पूछा भी गया है ये, किस अंग में उत्पन्न और परिपक्व होते हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट किस अंग में परिपक्व होता है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपको क्रमशः अस्थि मज्जा व थाइमस ग्रंथि में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है बी। चलिए अगला है लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसकी मिलान करनी है। तो जैसा कि दिया है आपको कि फेफड़ा से क्या, कौन सी बीमारी से फेफड़ा खराब होता है, तो टीबी हो या प्लेग निमोनिया से खराब हो जाता है। आंत किससे खराब होता है, टाइफाइड हैजा से। और श्वास नली से डिप्थीरिया काली खांसी से श्वास नली जो है खराब हो जाती है। और नर्व्स तंत्रिका तंत्र जो है टिटनेस या कोढ़ से जो है खराब होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है 1 2 3 4। चलिए अगला प्रश्न है कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है और यह किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ये थायरॉक्सिन की अगर हार्मोन की कमी हो जाती है तो ग्वाइटर हो जाता है। और ये जो है आपका किस ग्रंथि से स्रावित होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, तो थायराइड से, है ना। इसका आंसर है बी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो बी और सी जो है जल में घुलनशील होते हैं, बाकी ए डी आपका ई और के ये सब जो है वसा में घुलनशील होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो जैसा कि झूठा फल यानी फॉल्स फ्रूट जो होता है अंडाशय से नहीं बल्कि फूल या उत्तक के अन्य भाग से प्राप्त होता है। तो झूठा फल का यही आपका डेफिनेशन ही है। स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सेब, नाशपाती झूठा फल का उदाहरण है, तो ये आपका सही है। आम, अंगूर क्या है, सच्चे फल में आते हैं, तो ये भी आपका सही है। यानी कि उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह जिसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है। तो एंटीजन किस में अनुपस्थित होता है, ओ में, और इसमें क्या अनुपस्थित होता है, एंटीबॉडी, है ना, एंटीबॉडी। अब ये कैसे याद रख सकते हैं कि एंटीबॉडी किस में अनुपस्थित होता है और एंटीजन किस में अनुपस्थित होता है। ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे ए बी में, तो ए बी से उसका फुल फॉर्म निकाल लीजिए एंटीबॉडी, है ना, ऐसे आप खुद बना लीजिए। तो इससे ध्यान रखिएगा कि एंटीबॉडी यानी दिख रहा है वो अनुपस्थित होगा, और ओ में एंटीजन अनुपस्थित होगा। तो एंटीजन और एंटीबॉडी ही पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, ए बी जो है सर्वग्राही होता है और ओ जो होता है सर्वदाता होता है रक्त समूह। और रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर ने, है ना। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, हार्वे ने। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अल्कोहलिक किण्वन प्रक्रिया के संदर्भ में सही है। तो इसमें अगर देखा जाए तो अल्कोहलिक से ही ध्यान आ जाएगा, ईस्ट वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ईस्ट द्वारा स्त्रावित जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और CO2 में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार का कौन सा विकिरण किरण का जो है उपयोग किया जाता है, तो इंफ्रारेड हो जाएगा इसमें, है ना। और रक्त किरणें जो है आपका दर्द के उपचार में प्रयोग की जाती हैं। अगला है कि प्रज्ञान और विक्रम से क्या तात्पर्य है। तो ये क्या थे, चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर के नाम थे। चलिए अगला है कि भारत का पहला निजी रॉकेट, ये ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला निजी रॉकेट कौन है, तो विक्रम एस है। किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए अगला है कि वन हेल्थ अप्रोच किससे संबंधित है। तो इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा कि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य से ये संबंधित है। ठीक है, अगला है कि इंडिया AI प्रोग्राम किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ये अगर देखें इंडिया AI प्रोग्राम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा जो है ये चलाया जा रहा है। चलिए अगला है, अच्छा यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है अभी मैथ्स के मिलेंगे, तो इसका बस आंसर देखते चलेंगे अपन। इसका हो जाएगा सी, है ना, 9%। यानी कि इसमें अगर देखें तो क्या करना है ना, सबका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। जैसे कि देखिए
एक सेकेंड, ये वाला नहीं, ये 2 × 1 हो जाएगा प्लस 4 × 2 है ना, प्लस ऐसे चलते जाएंगे तो 3 × 3, इसको जोड़िएगा तो आपको 19 आ जाएगा। सेम तरीका हो जाएगा 11 × 1 प्लस 14 × 2 प्लस 9 × 3 कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 66। ओके, चलिए अगला है कि एक बैग में ऐसे रखे गए हैं तो इसको x बराबर निकाल लीजिएगा, जैसे 2 × 6 प्लस 9 × 5 है ना, ऐड करके आप कर लीजिएगा तो ये आएगा आपको 45 जो है 5 के सिक्के होंगे। चलिए अगला है कि 12 घंटे वाली घड़ी के मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच मतलब कि अनुमानित कोण ज्ञात करें अगर 9:25 बज रहा है तो, है ना। तो जैसे कि एक फॉर्मूला होता है 60h - 11 मिनट्स बटा 2, इस पे बिठाइएगा तो आपको आ जाएगा 130 डिग्री। चलिए अगला है, इसमें अगर कीजिएगा तो आंसर आएगा आपको P। चलिए फटाफट देख लेते हैं इसका आंसर सबका। इसमें क्या करना है ना कि 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर ऐड कीजिएगा 109 आएगा। सेम आप इन सब का जो है आपका 7 का, उसके बाद 6 का, 9 का, 5 का ये स्क्वायर कीजिएगा तो ऐड कीजिएगा तो 191 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे है एक लड़का जो है इशारा करता है कि सोमेश ने कहा कि वो, जैसे यहाँ पे सोमेश है, ठीक है, कह रहा है कि वो मेरी माँ है, ठीक है, इसकी माँ है, माँ के इकलौते पुत्र है, तो एक ही पुत्री है और एक ही पुत्र का सोमेश का इकलौते बेटे का बेटा है, यानी कि जो इमेज में है इसका बेटा होगा, क्योंकि ये इकलौता पुत्र ही है तो ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। चलिए अगला है कि यहाँ पे इकाई अंक क्या आएगा, तो ये सॉल्व कीजिएगा आपको 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपको इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला है, इसमें दिया गया है अक्षरों के वर्णमाला को जो है सजाना है तो आप कीजिएगा इसको तो ये आ जाएगा आपको F। चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं तो इसको देखेंगे। 33 नंबर जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दिया है कि अभिनव बिंद्रा को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है गगन नारंग को। ठीक है, गगन नारंग को। भारतीय दल में 117 एथलीट्स थे तथा भारत ने 17 खेलों में भाग लिया। तो 17 खेलों में नहीं 16 खेलों में भाग लिया था इसने, और 117 जो एथलीट्स थे उसमें 70 पुरुष थे और 47 जो हैं फीमेल थी। ठीक है, इसके बाद है कि मनु भाकर ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र एथलीट्स है। तो ये सही है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन बनी है एथलीट, तो वो मनु भाकर बनी है। और इसका आंसर हो जाएगा केवल एक जो है सत्य है, बाकी ये दोनों गलत थे, क्योंकि यहाँ 17 नहीं 16 होना चाहिए था और ये आपको अभिनव बिंद्रा नहीं गगन नारंग को किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है कि 2025 के जी शिखर सम्मेलन का 51वां 51वां नंबर कनाडा के किस स्थान पर किया गया है। तो G7 का शिखर जो सम्मेलन हुआ था 2025 में 51वां नंबर, वो कहाँ पे हुआ था, तो कनाडा के कैनानिस्किस में हुआ था, है ना, कैनानिस्किस। अगला है कि ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने वाला सबसे नया देश अभी हाल ही में बना है, ये कौन है, इंडोनेशिया। चलिए अगला है कि अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया। तो अन्न चक्र स्कैन SCAN पोर्टल, इसका जो है शुभारंभ किया है उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने। ठीक है, इसका आंसर है B। अगला है कि चागोस द्वीप विवाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में सही कथन बताएं। तो जैसा कि यहाँ दिया है, यूके ने 1965 में चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर लिया और ब्रिटिश इंडिया ओशियन टेरिटरी BIO टीम बनाया। ठीक है, तो ये सही है। मॉरिशस को 1968 में स्वतंत्रता मिली, लेकिन चागोस द्वीप यूके के नियंत्रण में रहा, ध्यान रखिएगा, तो ये भी सही है। डियोगो गार्सिया में USA तथा यूके द्वारा सैन्य अड्डा स्थापित करने के लिए चागोस वासियों को जबरन विस्थापित किया गया था। तो ये आपका जो जितने भी कथन दिए गए थे ना वो सारे सही थे चागोस द्वीप समूह के बारे में, मतलब उसका जो विवाद चल रहा है।
अगला है कि सेक्स वर्कर्स को मैटरनिटी लीव, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका बेल्जियम, है ना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह योजना जो है 1 फरवरी 2025 को शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना है। तो ये 1 फरवरी को स्टार्ट नहीं किया गया था, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये दूसरा जो कथन है ये सही है आपका। इसका उद्देश्य जो है उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना है, ठीक है। तो ये केवल 2 सही है इसका। शायद ये 1 जनवरी है, शायद देख लीजिएगा इसको। यह योजना 1 फरवरी 2025 को शुरू किया गया। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार, ये सही है वैसे दूसरा। चलिए अगला देखते हैं। भारत में जनरेशन बीटा के पहले बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम क्या था और कहाँ पे हुआ था, ये किस राज्य में? तो इसका नाम था फ्रैंकी और ये मिजोरम में जन्म लिया है, ठीक है। चलिए अगला है पटना मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका उद्घाटन 15 अगस्त 2025 को निर्धारित किया गया था, तो सही है। भारत सरकार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना को 13 फरवरी 2019 को जो है स्वीकृति दी थी, तो ये भी आपका सही है। अगला है कि 50% व्यय का वहन सुलभ ऋण के बतौर जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण जीका द्वारा किया जाएगा, तो ये गलत है ना। ध्यान रखिएगा, जैसे कि 20% आपका बिहार सरकार देगा तो 20% केंद्र सरकार देगा, बाकी 60% जो है आपका हो जाएगा जापान के पास, है ना। तो ये वाला गलत है और ये दोनों सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको कि केवल 2 सही है, ठीक है। चलिए अगला है कि लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम LPSS किन परिस्थितियों में विशेष रूप से उपयोगी होगा? तो ये जब प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध और भू राजनीतिक संकट जैसी आपात स्थितियों में जो है आपका लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है विशेष रूप से उपयोगी होगा। कब कब? तो प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध, भू राजनीतिक संकट जैसी आपात स्थिति में। भारत का पहला स्नातक माइनर कार्यक्रम क्वांटम प्रौद्योगिकी किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो ये किया गया है AICTE और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें हो जाएगा भारत का स्थान 42 नंबर, ठीक है। चलिए अगला है कि जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको फ्रेडरिक मर्ज, है ना, ये बने हैं सी। अगला है कि भारत में अब तक कितने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन वर्चुअल रूप से किया जा चुका है? तो ये 3। मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन को वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में मिला है? तो ये देखिए मिला है सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय कंटेंट के श्रेणी में, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। अगला है कि IIT कानपुर द्वारा विकसित अनालक्ष्य MSCS तकनीक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है आपका संबंधित है स्टील्थ तकनीक से, ठीक है। MSCS का मतलब हो जाएगा मेटा मटेरियल सरफेस क्लोनिंग सिस्टम, ठीक है, क्लोनिंग सिस्टम। चलिए अगला देखते हैं। बायोमास उपग्रह मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का एक उपग्रह मिशन है? तो ये किसका है? ये है आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है, ओके, बायोमास उपग्रह मिशन। अगला है कि प्राकृतिक एवं जैविक किसान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखिएगा सिक्किम पे ध्यान जाएगा, लेकिन सिक्किम नहीं है, तेलंगाना है, ठीक है। प्राकृतिक एवं जैविक किसान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन तेलंगाना में किया गया। चलिए ये है आपका कि कौन सा राज्य ने अपने बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है हरियाणा। जैसे कि मैंने याद भी करवाया था कि एक जो बोअर है ना,
उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है कि भविष्य होगा तो हरा होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना, उससे याद आ जाएगा। चलिए अगला है कि कैली फंड किससे संबंधित है। तो कैली फंड जो है डिजिटल सीकेंस इंफॉर्मेशन से उत्पन्न लाभों के न्याय संगत एवं समान साझाकरण हेतु वैश्विक तंत्र है। ठीक है, इसका आंसर है आपको बी। शौर्य वेदनाम उत्सव 2025 कब आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था 7 से 8 मार्च 2025। कहाँ पे, तो मोतिहारी में। तो ये पूछा जा सकता है कि आपका शौर्य वेदनाम उत्सव 2025 कब आयोजित किया गया था, है ना। इसमें बताना था कि जैसे सेनाओं की शक्ति जो है वो। चलिए अगला देखते हैं। किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ द रिफॉर्म्स घोषित किया है। तो ये हो जाएगा रक्षा मंत्रालय, आर से रिफॉर्म्स, रक्षा मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला है कि ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस GLEX 2025 का आयोजन किन संस्थानों द्वारा किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF, इसरो और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, IAF, इसरो और ASI के द्वारा किया जा रहा है ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस। चलिए अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बिहार सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी कामगार ऐप लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा ये सही है आपका। ओके, बिहार सरकार ने हाल ही में जो प्रवासी श्रमिक है उनके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, प्रवासी कामगार ऐप। ओके, इस ऐप के माध्यम से 10 लाख नहीं 20 लाख जो है श्रमिकों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे 20 लाख होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि 10 लाख दिया हुआ है। श्रम परिवर्तन अधिकारी को बिहार की प्रत्येक पंचायत में हर महीने 500 प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। हर महीने कितने, 500 श्रमिक को, है ना। तो कथन सही पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3 डी। चलिए अगला है कि हाल ही में बिहार के नगर विकास एवं आवास विकास मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जीवेश कुमार को किया गया है। ठीक है, नगर विकास एवं आवास विकास मंत्री के रूप में बिहार के। अगला है कि हाल ही में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि BCA द्वारा क्रिकेट विकास और संचालन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है आनंद यालीवगी को। ठीक है, ये डी है। चलिए अगला है कि पटना मेट्रो का पहला चरण कब शुरू हुआ। तो ये 23 अगस्त 2025 को। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। तो एक तो आपका नवानगर बक्सर में और एक कुमारबाग पश्चिमी चंपारण में। केवल बी और सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर है आपको बी। चलिए अगला है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का विकास किया जा रहा है। तो कहाँ पे किया जा रहा है, पटना में। ओके, अगला है कि 12वां पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था राजगीर में। चलिए अगला है कि सम्राट अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो अगर देखा जाए दक्षिण भारतीयों का उल्लेख मिलेगा आपको द्वितीय बृहद शिलालेख में। अगला है कि सौरानंद, बुद्ध चरित्र तथा सारीपुत्र प्रक्रमण नामक ग्रंथों के रचनाकार किस शासक के आश्रित राजकवि थे। तो ये कनिष्क के समय थे। अगला है कि गंधार कला शैली भारतीय तथा फारसी कला का एक संश्लेषण है क्या। तो फारसी नहीं, भारतीय एवं यूनानी कला का जो है ये सम्मिश्रण है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। गंधार कला में सदैव हरित शिष्ट चट्टान का प्रयोग मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता था। तो ये सही है। ओके, तो कथन सही, केवल 2। चलिए अगला है लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, मिलान करनी है। तो जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय इसको क्या कहते हैं, विक्रमादित्य। अशोक महान को प्रियदर्शी कहा जाता है। ठीक है, और मास्की अभिलेख जो कर्नाटक में है उसमें उसने अशोक अपने आप को कहा है। ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, तो पर क्रमांक कहते हैं। और स्कंदगुप्त जो हुनों को हराया था वो होता है क्रमादित्य, है ना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन BA स्मिथ ने कहा था। ठीक है,
अशोक महान का नाम प्रियदर्शी है और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आपका फाहियान आया था, ठीक है, और इसे विक्रमादित्य कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2143 सी। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? तो षड दर्शन का भाग लोकायत और कपालिक नहीं है ना। चलिए अगला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो जो चीनी लेखक थे भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो वो भारत को इंतु बोला करते थे, ठीक है, इंतु। और सीयू की क्या है? तो ये ह्वेन सांग जो था उसके द्वारा लिखी गई बुक को कहा जाता है, उसका यात्रा वृतांत है ह्वेन सांग का, शिव की, ये भी पूछा जाता है। चलिए अगला है कि कथन और कारण दिए गए हैं। तो कथन है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासन की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये सही है। खिलजी वंश के शासन की स्थापना से तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता पर एक अधिकार समाप्त हो गया था। तो ये भी सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों व्याख्या सही करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है 1802 की जो बशीन की संधि थी किनके बीच संपन्न हुई थी? तो बशीन की संधि कब हुई थी? 1802 में हुई थी और ये बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज के बीच हुई थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए काल क्रमानुसार जो है सजाना है। तो जैसे कि तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर के द्वारा कब किया गया था? तो तौ से तीर्थ और तौ से 3 याद रखिएगा, तो 1563। इबादत खाना की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1575 यानी कि 1575, ठीक है। और दास प्रथा में 2 है तो याद रखिएगा 1562 हो जाएगा। जजिया कर की समाप्ति इसने कब की थी? तो ये किया था 1564 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि सबसे पहले कौन सा किया है इसने? दास प्रथा का। 3 हो जाएगा पहले, तो 3142। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास की नहीं है? तो कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका है, साहित्य रत्न नहीं है, ठीक है। अगला है कथन एवं कारण है। तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। इसी दिन कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से जो है आपका त्यागपत्र भी दे दिया था। तो ये भी सही है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ए। अगला है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का राष्ट्राध्यक्ष, देखिए शासनाध्यक्ष नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे, राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राजा कौन था ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो राजा था जॉर्ज षष्ठ, है ना। चलिए अगला है कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह कथन किनका था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। अगला है लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसकी मिलान करनी है। तो जैसा कि देखेंगे अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1875 में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना भी कब की गई थी? 1875 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है ये, ठीक है। तो ये हुआ था 1883 में। और अगर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को देखा जाए तो ये हुआ था 1825 में, ठीक है। इस क्वेश्चन का वैसे आंसर है आपका सी, यानी कि 1 1 2 3। ओके, चलिए अगला देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जातीय सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये तामलुक में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जातीय सरकार की स्थापना तामलुक में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना था ये? 85 86 नंबर ये रहा। चलिए अब यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था मुस्लिम लीगों ने? तो अभी अच्छा यहाँ प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुक्ति दिवस था वो, तो ये हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। इसके बाद दिया है आपका कि क्लीमेंट एटली को भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कब की गई थी? तो इन्होंने किया था 15 मार्च 1946 को, ठीक है। माउंट बेटन योजना, तो ये तो जून बेटन योजना भी कहते हैं इसको, तो 3 जून आपका 1946, है ना। और अंतरिम सरकार की गठन कब की गई थी? तो 2 सितंबर
आपका 1946 को किया गया था। और घोषणा कब की गई थी? तो 24 अगस्त 1946 को घोषणा किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि सबसे पहले बी हुआ है ना, 15 मार्च वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको BADC। चलिए अगला है कि वाइसराय लॉर्ड बेबल द्वारा जून 1945 ईस्वी में शिमला में बुलाए गए सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो लॉर्ड बेबल द्वारा जो शिमला में बुलाया गया था उस समय किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अगला है कि कनेगंती हनुमंथु के नेतृत्व में किया गया पालनाडु वन सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग था क्या? तो नहीं, असहयोग आंदोलन का भाग था ये। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो घटित हुई थी, तो ये तो सही ही है, तो केवल 2 सही होगा। अगला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो सन 1776 ईस्वी में 1776 में मनुस्मृति का जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ था, संस्कृत का सबसे पहला अनुवाद भी था ये, है ना। संस्कृत ग्रंथ का फर्स्ट अनुवाद किया गया था मनुस्मृति का। तो मनुस्मृति का अनुवाद किया गया अंग्रेजी में, तो उसका नाम क्या रखा गया? तो वो नाम रखा गया था ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। ओके, चलिए अगला है कि महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो म से महालवाड़ी है, म से हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, रीड तो आपका रैयतवाड़ी के लिए र से रीड और से मुनरो और रीड था, है ना। और कॉर्नवालिस स्थाई। चलिए यहाँ दिया है आपको कि इनके जो कार्यकाल हैं उसको मिलान करना है। तो जैसे कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है वो 1872 से 76 इनका कार्यकाल था। और लॉर्ड मेयो का कब तक कार्य था? 1869 से 1872 तक। और ये अंडमान निकोबार में मर गए थे, है ना। लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल क्या था? तो ये था आपको, इनका तो यही हो जाएगा 1864 से 69 के बीच में। और लॉर्ड एल्गिन जो है आपका हो जाएंगे 1862 से 63 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका डी 4231। चलिए अगला देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने कार्यकाल के दौरान राजकीय कोषागार को कलकत्ता से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दिया था। तो उल्टा दे दिया है, मुर्शिदाबाद से उसने कलकत्ता किया था, ना कि कलकत्ता से हटाया था। तो मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता किया गया था, तो इसलिए गलत हो जाएगा। भू राजस्व इजारेदारी प्रथा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं, वारेन हेस्टिंग्स को ही माना जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इजारेदारी प्रथा के लिए कौन था? आपका हेस्टिंग्स हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, है ना। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा प्रतिपादित सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम रियासत कौन था? हैदराबाद था, तो ये तो सही है। अच्छा, तो ये दूसरा भी गलत था। अगला है कि पंजाब के शासक रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 1809 में अमृतसर की संधि के समय वायसराय सर जॉर्ज बार्लो था क्या? तो नहीं, ये गलत है आपका, जॉर्ज बार्लो नहीं, ये था इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम। ये भी ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मिंटो प्रथम था, है ना। उसका कार्यकाल जैसे 1807 से आपका 1813 तक। तो अब तक जो मिला सिर्फ एक सही मिला, है ना, केवल एक सही है इसमें, आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि फराइजी आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे हाजी शरियतुल्लाह, बाद में इनको आगे जाके दादू मियाँ करेंगे, है ना। सीताराम राजू किसके थे? तो ये तो रंपा विद्रोह के थे, है ना। और अली मुस्लियार किसके थे? मोपला या मालाबार विद्रोह के थे, है ना, केरल मालाबार। चलिए अगला देखते हैं। 1857 की क्रांति में अजीमुल्ला का समध का विद्रोह किस क्षेत्र से था? तो अजीमुल्ला ने जो है आपका फतेहपुर से किया था नेतृत्व। ठीक है, लखनऊ से हजरत आपकी महल बेगम हो जाएंगी। और बरेली से कौन हो जाएगा? तो खान बहादुर खान हो जाएंगे। ठीक है, खान बहादुर खान। और फैजाबाद से जिनके लिए वो आपका अमाउंट भी रखा गया था पकड़े जाने के देने के लिए 50,000, तो ये थे आपके अहमदुल्ला शाह, अहमदुल्ला शाह। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, अहमदुल्ला शाह को फैजाबाद से थे ये। चलिए अगला है कि निम्नलिखित नवाबों पर विचार करना है। तो जैसे अली वर्दी खान का काल क्या रहता है? तो ये सबसे लास्ट में वैसे आएगा, तो वैसे भी आंसर इसका बी है। ओके, जैसे देख लेते हैं अली वर्दी खान का सबका। तो सुजाउद्दीन कब से आएगा? तो 1727 से आपका 39 तक। ठीक है,
39 तक। और सरफराज खान का क्या रहेगा, तो 1739 से ये रहेगा आपका 40 तक। और मुर्शिद कुली खां कब तक कब रहेगा, तो ये रहेगा 1713 से आपका 27 तक, ठीक है। और अलीवर्दी खां कब से कब रहेगा, तो ये रहेगा 1700 आपका 40 से, लास्ट में ये आ जाएगा 40 से आपका 56 तक, ठीक है। 1740 से 1756 अलीवर्दी खां रहेगा। आंसर है आपका बी। चलिए अगला देखते हैं। किसी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी द्वारा भारत में अपना पहला व्यापारिक दुर्ग स्थान कहाँ पे निर्मित किया गया था, तो ये कोचीन हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अंग्रेजों तथा सिखों के बीच हुए चिलियावाला प्रसिद्ध युद्ध लगभग 1849 में समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये थे आपके डलहौजी, है ना। 49 है तो आपका डलहौजी हो जाएगा। और सिखों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो शेर सिंह कर रहे थे, ठीक है। और गफ अंग्रेज की तरफ से था शेर से। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भू राजस्व रैयत बाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जैसा कि दिया है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान सीधे किससे लिया जाता था, किसानों से लिया जाता था। लगान निर्धारित करने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, तो ये भी सही है, ये भी सही है। सरकार द्वारा रैयतों को पट्टा दिया जाता था, तो ये भी सही है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपको, कौन से कथन सही है, तीनों सही है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक के लेख श्रृंखला मतलब किन वर्षों में जो है प्रकाशित हुआ था, तो ये 1893 से 94 के बीच हुआ था। और ये लिखे किसने थे, तो अरविंद घोष ने लिखा था। ओके, ये भी पूछा जाता है। द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, लेखक कौन हो जाएंगे, अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये हो जाएंगी सरोजिनी नायडू, 1925, कहाँ पे, कानपुर। और अगर ऐसे पहली महिला पूछी जाए तो 1917, कोलकाता, एनी बेसेंट। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें, तो नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य मछुआरों की आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना था, सही है। नीली क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर अरुण कृष्णन और डॉक्टर हीरालाल चौधरी हैं, तो दोनों सही दिए गए हैं, ठीक है। इसका आंसर है सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव वक्तव्य को भारत का आर्थिक संविधान, है ना, भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद की गीता कहा जाता है, तो ये कहा जाता है 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव को, है ना। आर्थिक संविधान भारत का और राज्य पूंजीवाद की गीता। ओके, चलिए अगला देखते हैं। इसमें पूछा गया कि कौन सा जो है सही है। तो जैसे कि दिया है आपका जीडीपी बराबर जीडीपी एमपी अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी, तो ये सही है आपका पहला, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। चौथा जो है इसमें गलत दिया हुआ है, केवल 3 जो है आपके सही दिए गए हैं इसमें, ठीक है। तो इसको आप रीड कर लीजिएगा, इसको पॉज करके, क्योंकि ये फॉर्मूलेस दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। गिनी गुणांक या गिनी अनुपात अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसका माप करता है, तो आय और समानता की माप करता है। अगला है कि गोरेवाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, तो ये सही है। 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था, तो ये भी सही है। इसमें जो है दोनों कथन सही है। तो ध्यान रखिएगा, एसबीआई की जो स्थापना है किस समिति के रिकमेंडेशन से किया गया था, तो वो गोरेवाला कमेटी थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति सुधारने में सक्षम नहीं है, तो देखिए आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा दिया जाएगा, तो सही है। रुपए का अवमूल्यन करना, सही है। निर्यातों पर अधिक कर लगाना, यही आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अगला है कि पूंजीगत लाभ है कब हो सकता है, तो जब किसी उत्पाद के विक्रय में वृद्धि हो, तो उत्पाद पे वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे मूल्य में वृद्धि नहीं हो रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो दिया है, जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो, तो ये सही है आपका। जब कोई रंग चित्र खरीदे और उसका लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो, तो मूल्य में वृद्धि होता है ना, तो उसको हम पूंजीगत लाभ कहते हैं, ठीक है। तो 1, 2 और 3 सही दिए गए हैं।
अगला है कि भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के निम्नलिखित में से कौन से सरकार रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है। तो जैसे इसमें देखेंगे गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात निर्यात को प्रोत्साहन करना, तो सही है। भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना, विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं का आसान बनाना, तो ये भी सही है, बस ये वाला सही नहीं है, इसका आंसर है डी। चलिए अगला देखते हैं, योजना अवकाश की अवधि का संबंध कब रहा है? तो 1966 से 69 के बीच रोलिंग प्लान आ गया था। चलिए अगला देखते हैं, अगला है आपको काल क्रमानुसार बताना है। तो जैसे कि दिया है आपको कि प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद में प्रस्तुत कब की गई थी? तो ये किया गया था 8 दिसंबर 1951 को संसद में प्रस्तुत जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये तो ऐसे ही 6 अगस्त 1952। और विस्तार विधि कब आया था नीति? तो आपका 1953, ठीक, पूछा गया था बीपीएससी में, तो इससे जस्ट बाद आ जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि वो किया गया था, तो ये 1949 में है ना, अवमूल्यन किया गया था। भारत का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का सदस्य बनना, तो भारत जो है संस्थापक सदस्य रहा है और इसका स्थापना कब हुआ है? 1944 में हुआ है और 1945 से प्रभावी हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन हो गया? तो इसमें हो जाएगा स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन, है ना, तो इसका हो जाएगा आपको 1949 है ना, तो 44 तो पहले आ जा रहा है ना, तो 4312, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा बी। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो किसने किया था? कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं सदी में किया था, तो ये हो जाएगा आपको बी। चलिए अगला है, किस प्राक हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो ये कालीबंगा राजस्थान, लोथल कहाँ है? गुजरात, पतन हुआ करता था, एसआर राव ने इसकी खोज की थी, और भोगवा नदी पे है ये। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और मांडा उत्तरी सबसे जो है आपका हड़प्पा स्थल है ना, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ओके, चिनाब नदी के किनारे है। और ये आलमगीर कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे है, कहाँ? उत्तर प्रदेश। आपका ये कौन सा वो है आपका? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, है ना, यानी कि पूर्वी है। और सबसे उत्तरी मांडा है, और सबसे पश्चिमी बलूचिस्तान में पड़ता है आपका सुद कांगेडोर, और सबसे दक्षिणी आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। और हो या उत्तरी तो देख ही लिया हमने, दैमाबाद दक्षिणी है। अगला है कि चचनामा का अरबी से फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये मोहम्मद अली बिन अबू बक्र कुफी ने किया था। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो ये कुषाण ने किए थे। अभी ये पिछले वाला जो भी क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर है ना। अगला है कि चंपारण आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो 1988 में आपका चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी, ठीक है। एफजे सलाई उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, है ना, एग्रीकल्चर एग्रीगिरियन समिति। अब है कि कौन सा सही है बताना है। तो जैसे कि दिया है कि बिहार का, इसको जूम कर देती हूँ, बिहार का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र बिहार बंधु 1874 पटना से प्रकाशित हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है, सही है ये। और बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र सर्व हितैषी था, जिसका प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन ने किया था 1875 में। तो 1875 में प्रकाशित होने वाला पटना से बिहार हेराल्ड था, है ना। और इसका जो है आपको गुरु प्रसाद सेन हो जाएंगे बिहार हेराल्ड के संपादक, बिहार हेराल्ड, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा ना। अगला है कि बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र नूरुल अनवर था। ये ध्यान रखिएगा कि पहला उर्दू समाचार पत्र जो था ना, नूरुल अनवर था, और जिसका प्रकाशन जो है मजरूल हक नहीं, ये किए थे हासिम आरा ने। हासिम आरा, मोहम्मद हासिम आरा चाहे तो लगा सकते हैं पूरा, मोहम्मद हाशिम आरा, इनके द्वारा प्रकाशन किया गया था। और बिहार का पहला उर्दू समाचार नूरुल अनवर था, ठीक है। और अंग्रेजी बिहार हेराल्ड पटना से गुरु प्रसाद सेन, और बिहार बंधु आपका हिंदी था, महेश नारायण थे शायद उसके।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा गया था कि कौन सा सही है, तो केवल आपका ये भी गलत था, केवल एक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। चलिए अगला है कि गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिले में किस वर्ष भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे? तो इधर चंपारण सत्याग्रह चल रहा था और इधर शाहाबाद, गया, पटना में गौ रक्षा के मुद्दे को लेके भयानक हिंदू मुस्लिम जो है दंगे हो गए थे। ठीक है, अब याद रहेगा 1917। चलिए अगला देखते हैं कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे हसन इमाम। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो 100 से निकालिएगा सारण। ठीक है, फतेह शाही सारण में हुआ था। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे कम लिंगानुपात, तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? मुंगेर में है, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा। उसके बाद खगड़िया जरूर याद रखिएगा, इसका आंसर है सी। मुंगेर में कितना है? तो ध्यान रखिएगा मुंगेर का है 876 और सबसे ज्यादा गोपालगंज 1021। और भागलपुर में कितना है? तो भागलपुर में ध्यान रखिएगा 879 है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे खगड़िया में कितना है? तो 883 है लिंगानुपात। चलिए अगला देखते हैं, बिहार के में एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील कौन सी है? यानी गोखुर झील है ना। चौर भी कहा जाता है, नहीं छाड़न कहा जाता है बिहार में ना, शायद छाड़न कहा जाता है ऑक्सबो झील को, जिसको गोखुर झील भी कहते हैं। तो ये कौन सा है? कांवर झील है, कहाँ पे? बेगूसराय। और 2020 में इसको जो है रामसर स्थल पहला बिहार का घोषित किया गया था। और दो और हैं, कौन? तो आपका नानक, मैंने कहा था याद करने के लिए, तो नागी नकटी एवं कनवर 2024 में ये दोनों हैं, नागी नकटी जमुई। अनुपम झील कहाँ है? तो ये है कैमूर में। उसके बाद आपका कुशेश्वर झील कहाँ है? तो कुशेश्वर झील है आपको दरभंगा, दरभंगा। और आपका घोघा झील कहाँ है? तो ये है कटिहार, घोघाविल कटिहार में है। ठीक है, ये दरभंगा है। दरभंगा में एक लक्ष्मी सागर झील भी है, वो भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा आपका दरभंगा में लक्ष्मी सागर झील, लक्ष्मी सागर झील कैसे याद रहेगा? तो दर पे लक्ष्मी जी नहीं मिलती हैं, लाना पड़ता है। चलिए ऐसे, झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की वर्तमान समूह की पहचान करें। तो जैसे कि देखेंगे कट इधर से 3 जो है पश्चिम बंगाल से लगता है, कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। बस यहाँ से ध्यान आएगा कटिहार होगा। और जिसमें कैमूर है, तो कैमूर तो वैसे ही कट जाएगा क्योंकि रोहतास जो है यहाँ से आ जाता है, फिर यहाँ से कैमूर होता है, तो झारखंड से रोहतास लगता है, तो कैमूर की वजह से ये दोनों कट जाएंगे। और ये जहानाबाद नालंदा दिया है आपको, तो जैसे कि आप जानते ही हैं ऐसे है, यहाँ पे जहानाबाद है और ये गया हो जाएगा और ये आपका नवादा हो जाएगा। ठीक है, नालंदा ये हो जाएगा, है ना। और जहानाबाद औरंगाबाद के ऊपर है ना, औरंगाबाद पहले पड़ता है फिर गया, तो वह ऊपर यहाँ पे जहानाबाद पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो कांग्रेसों का मोह माया हटा, तो पहली बार आए महामाया प्रसाद सिन्हा। वित्त वर्ष 2024 सॉरी 25-26 में अनुमानित बिहार का राजस्व अधिशेष कितना है? तो ये है 8831.18 करोड़ रुपए, यानी कि 8,831.18 करोड़ रुपए जो है बिहार का राजस्व अधिशेष है। ठीक है, लगभग 0.8%। चलिए अगला देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का क्रम जो 28 फरवरी को पेश किया गया वो कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा 19वां नंबर का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत में गुलाबी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति किससे होगा? प्याज और झींगा से। मांस वाला कौन सा हो जाएगा? जैसे मांस और टमाटर, तो ये हो जाएगा लाल क्रांति, है ना। तिलहन पीली क्रांति, अंडा और मुर्गा रजत क्रांति, है ना। चलिए अगला देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गया का मैदान पूर्वी राजस्थान एवं उत्तरी मैदान प्रदेश की जलवायु है। यहाँ से गंगा के मैदान और उत्तरी से ध्यान आ जाएगा कि ये CWG है। ठीक है, AM प्रकार की कहाँ का है इनके अनुसार? तो पश्चिमी घाट का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा चलिए यहाँ पे देख ही लेते हैं, बिहार का ना जलवायु पूछा जाए जब भी, तो क्या कीजिएगा,
जैसे कि 3 भाग में बांट दीजिए, ठीक है। 1 2 3, 3 आदमी के बारे में हमेशा पूछा जाता है। एक तो आपके हो जाएंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ कोपेन, ठीक है। एक हो जाते हैं आपको थॉर्नवेट, थॉर्न, ये थॉ है, एक सेकेंड, एक हो गए आपके, क्यों नहीं आ रहा, ये हो गए कोपेन, एक हो गए आपके थॉर्नवॉन्ट, थॉर्नवॉन्ट हो जाते हैं। और तीसरे को इसका पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है ट्रिवार्था का, है ना। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ये उत्तरी बिहार, नॉर्थ बिहार हो गया, और ये आपका साउथ बिहार हो गया। तो कोपेन के अनुसार नॉर्थ बिहार की जलवायु कैसी है, तो CWG की है, और नॉर्थ बिहार की कैसी है, साउथ बिहार की, सॉरी, तो AW। इसको लिख देती हूँ, आप समझ जाइएगा। AW, यहाँ लिखिए CAW, यहाँ लिखिए फिर CAW, और फिर यहाँ पे हो जाएगा CBW। अब याद करने में इजी रहेगा कि AW AW, फिर CAW CAW, CAW CBW, ध्यान रहेगा, इससे याद आ जाएगा कि कोपेन के अनुसार नॉर्थ बिहार की जो जलवायु है CWG है, और थॉर्नवॉट के अनुसार CAW है, और टिवार्था के अनुसार CAW है, और AW साउथ के जो बिहार हो जाएंगे इनके अनुसार देख लीजिएगा, ठीक है। और एक और पूछा जाता है, जैसे कि थॉर्नवॉट के अनुसार आपका पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, तो पूर्वी बिहार की जलवायु हो जाएगी C2 प्रकार की। एक पूछा जाता है आपका RL सिंह के बारे में। RL सिंह के अनुसार अगर देखा जाए तो बिहार की जलवायु कैसी है, तो इन्होंने कहा था उपाद्र संक्रमण कालीन जलवायु, ठीक है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम, मतलब पूछा गया वही बता रही बस, जलवायु। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये हो गया था। अगला है आपका कि एस्किमो जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये तो ऐसे ही, यहाँ पे कालाहारी में कौन पाया जाता है, बुशमैन, ब्लैकमैन, मैंने याद भी करवाया है कई बार। इसके बाद देखेंगे ये आर्कटिक क्षेत्र में एस्किमो जनजाति जो है पाई जाती है, ये घर भी बनाती है आपका। इसके बाद एक और पूछा जाता है, जैसे पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कांगो बेसिन में पाई जाती है, कांगो बेसिन में, ठीक है। एक और जैसे कि मावोरी जनजाति भी बहुत पूछी जाती है, तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड में पाई जाती है, न्यूजीलैंड में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में भू आकृतिक निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। जैसे कि संरचना की दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तार दर्शाता है, तो मेघालय का जो पठार है ना वो दक्कन के पठार का ही भाग है, मालदा गैप के द्वारा जो है आपका अलग हो गया है, ठीक है, मालदा गैप के द्वारा। गैप एक सिंक्लिनोरियम संरचना के कारण कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। गंगा के मैदान का निर्माण पूर्व गहराई में हुआ है, तो ये भी सही है। हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट का तो कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको कितने कथन सही है, तो केवल 3, ये वाला गलत था। चलिए अगला है कि मेनार आर्द्र भूमि किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये मेनार और खीचन है ना, दोनों बहुत फेमस है अभी, क्योंकि ये ऐड किया गया है अभी, और 91 जो है आपके राम स्थल हो गया, नए जो है अभी यही राजस्थान के हैं। कौन कौन, तो मेनार और खीचन, ठीक है। जैसे एक और अभी उधवा आपका राम स्थल कहाँ है, तो ये है आपका झारखंड में, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं कि किन्नरी चतुर्थिक क्षेत्र गतिविधियों में मुख्यतः संबंधित कौन से होते हैं, तो सेवा वगैरह के जो होता है वो चतुर्थ में आता है, कच्चे निर्माण जो है प्राथमिक में आ जाते हैं, विनिर्माण प्रसंस्करण द्वितीयक में आते हैं, और आपके चतुर्थ में देखा जाए तो उच्च स्तरीय निर्णय लेना और सेवा अनुसंधान आ जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर है सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका 131 था ना, हाँ, कि मुंबई पेट्रोकेमिकल उद्योगों का केंद्र है, तो मुंबई क्या है, पेट्रोकेमिकल उद्योगों का केंद्र है, तो ये सही है आपका। ओके, सॉफ्टवेयर उद्योग ज्ञान आधारित उद्योगों को वर्गीकृत करता है, तो बिल्कुल। भारत में कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं, तो 8 प्रमुख जो है, मतलब मेजर औद्योगिक क्षेत्र हैं, तो ये तीनों कथन सही दिए गए थे, तो उपयुक्त सभी। चलिए अगला है कि शीशम, साल, सागौन, महुआ किस प्रकार के वनों की प्रजाति है, तो शीशम, साल, सागौन, महुआ, ये सब किसके जो है, अपने भारत में सबसे ज्यादा जो है उष्ण कटिबंधीय
पर्णपाती वन पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, और ये आर्द्र पर्णपाती वन में आते हैं। मतलब दो तरह में आता है, आर्द्र और शुष्क, है ना, पर्णपाती वन में। तो आर्द्र पर्णपाती वन में सागौन, साल, शीशम ये सब आते हैं। साल का वृक्ष जो है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश वैसे भी जंगल के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है ना। कांटेदार वन तो होगा नहीं, कांटेदार वन तो रेगिस्तान वगैरह में होते हैं, है ना। सदाबहार जैसे महोगनी वगैरह तो तटीय क्षेत्र में होते हैं, है ना। ओके, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ऊंचाई वाले बादल होते हैं? तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका आंसर है आपको सीरस, ठीक है। अगला है कि महाद्वीपीय विस्थापन ने पृथक भूभागों का निर्माण करके जीवों के विकास में योगदान दिया। तो सही है, महाद्वीपीय विस्थापन ने, है ना। पृथक जनसंख्या स्वतंत्र रूप से विकसित हुई जिससे प्रजातियों में विविधता आई। तो ये भी आपका सही है ना, दोनों सही है और ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला है आपका 136। बेरिंग जल डमरू जो है किन दो देशों के बीच आता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे अलास्का हो जाएगा अमेरिका का पार्ट, और यहाँ से यूरोप, रूस जो बड़ा है सबसे, तो अमेरिका और रूस हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से अल नीनो के बारे में। तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि अल नीनो क्या है, गर्म है, और मतलब कि सूखा का काम व्यापारिक पौने जो भारत की उसको कमजोर करने का काम करता है, और ला नीना क्या करता है, व्यापारिक पौनों को मजबूत करने का काम करता है। तो ठंडी होती है और बारिश ज़्यादा लाती है, अल नीनो सूखा लाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका, जब इतना समझ आ जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि अल नीनो प्रशांत महासागर के पानी के गर्म होने को संदर्भित करता है, जबकि ला नीना ठंडा होने को संदर्भित करता है, ठीक है। ला नीना बारिश मजबूत करता है, मतलब जलवायु आपका मानसून को, और अल नीनो मानसून को कमजोर करता है, ठीक है। और जैसे आपका ये है ना दक्षिणी अमेरिका, तो यहाँ पे ये सब चीजें जो है होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो मंगल का कौन सा है, डिमोस और फोबोस तो है ही, तो ये तो होगा नहीं। और सबसे ज्यादा उपग्रह जो है शनि के हैं वलय, तो इसमें बुध और शुक्र दोनों के नहीं है, दो हो जाएगा आपका। मतलब इसका आंसर डी होगा 138 का। अगला है कि जैसे कि टेम्स किस कहाँ गिरती है, इसका मुहाना कहाँ है? तो टेम्स का जो है मुहाना उत्तरी सागर में, उत्तरी सागर। इसके बाद देखेंगे बोल्गा, यूरोप की सबसे लंबी नदी भी है ये, और ये बिल्कुल सही है, कैस्पियन सागर में गिरती है। मेकांग जो है अंडमान सागर में नहीं, ये दक्षिण सागर में गिरती है, ठीक है। तो आपका सिर्फ एक सही सुमेलित है, तो सिर्फ 2, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं। भारत निम्नलिखित में से किन क्षेत्र भूकंप जोन 5 में आते हैं? भारत के जो निम्नलिखित में से अगर दिए गए हैं जैसे कि राज्य, तो कौन से जो है भूकंप जोन 5 में आते हैं, यानी कि बहुत तीव्र वाले गति में? तो ये हो जाएगा कश्मीर और उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अगला है कि भारतीय संवैधानिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो जैसा कि भारत परिषद का सृजन कब हुआ था? तो भारत परिषद का 1858 का जो एक्ट आया था, अधिनियम, तो उसी के अनुसार 15 सदस्यीय जो हैं आपको परिषद की, भारत परिषद की रचना की गई थी, 15 सदस्यीय थे। तो 1858 जगह गवर्नर जनरल की परिषद विधि में चौथे रूप में सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ये किस वो अधिनियम से? तो 1833 वाला आया था। और भारत में विभागीय प्रणाली की तो 1861 में। और ये तो ईसाई धर्म का प्रचार और 1 लाख रुपए खर्च करने का ये सब एकाधिकार, ये सब 1813 में। तो ये सन देख लिया आपने, है ना। अब इसको काल क्रमानुसार समझाना था, तो ये आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए अगला है कि राजभाषा किस में संबंधित है? भाग बताने हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, तो भाग दिए गए हैं और प्रावधान दिए गए हैं। तो जैसे कि आपका राजभाषा किस भाग में आता है? तो ये आता है 17 में। और संघ और राज्यों के बीच संबंध किस में आता है? तो 11 में। और भारत एवं राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम जो है किस में आता है? तो ये आता है 13 में। और संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं जो है वो 14 में आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपको ए का 4, यानी कि ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत वर्तमान में कितने जो है विषय हैं? समवर्ती सूची में बताना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिए, संघ होता है और एक आपका राज्य सूची भी होता है, ठीक है। तो समवर्ती सूची में 52 है, और आपके संघ सूची में कितने हैं? तो 100 है, वर्तमान की बात की जा रही है, और राज्य सूची में 61 है।
चलिए अगला देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों पर विचार कीजिए। तो जैसे इसमें देखा जाए तो सबसे लास्ट में अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे, और आपको उदारवादी एलपीजी रिफॉर्म के लिए ये जाने जाते हैं पीवी नरसिम्हा। तो ये कब थे? 1991 से आपको आ जाएंगे 1996 के बीच में, ठीक है। चंद्रशेखर कब से आएंगे? तो ये आ जाएंगे आपको 1990 से 91 के बीच में, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी तो 1996 से 98 ऐसे ऐसे आएंगे, 98 में भी आएंगे, 2004 में भी आएंगे, है ना। विश्व प्रताप सिंह कब आएंगे? तो ये 1989 से 90 के बीच में, ठीक है। तो अब कालक्रम समझ आ गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए अगला देखते हैं। कथन और कारण है 15 अगस्त 1995 से भारत में राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो ये सही है। और राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 41 जो है सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के जो है इसमें दिए गए हैं। तो दोनों सही है, ए आंसर हो जाएगा। अब बताना है कि संविधान के भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्व है, औपबंधिक निधि निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया? तो हम सभी जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व क्या है? वाद्य योग नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार वाद्य योग है। और भाग 4 में दिया गया है नीति निर्देशक तत्व, और कहाँ से कहाँ तक? 61 से 51 के बीच में, है ना। और आपका ये दिया गया है 37 में, ठीक है। और 47 में मद्य निषेध के बारे में ये सब दिया गया। तो इसका आंसर है आपको 37। ये तो मार्शल लॉ से रिलेटेड है ना। और ये संसद जैसे मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। ये आपका नीति निर्देशक की परिभाषा एक तरह से दी गई है 36 में, एक तरह से देखा जाए तो सीमा उसका बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया था। तो जैसे कि राष्ट्रपति होते हैं, अगर वो अब्सेंट है तो कौन बनता है? उपराष्ट्रपति बनता है ना। उपराष्ट्रपति भी नहीं रहता तो कौन बनता है? सीजेआई बनता है ना। उपराष्ट्रपति, उसके बाद वो भी नहीं है तो सीजेआई बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो भी नहीं है तो आपका सीनियर जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसको बनाया जाएगा। ये वाला प्रावधान जो है 1969 में किया गया था, ठीक है। आर्टिकल 70 पढ़ लीजिएगा, 70। चलिए अगला है कि संघ शासित क्षेत्र में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र के अधीन आता है? तो ये आपका कलकत्ता के अधीन आता है, ठीक है, कलकत्ता न्यायालय के अधीन। अगला है कि 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। तो देखिए राजस्थान तो था 2 अक्टूबर 1959 यानी 1959 में नागौर में पहली पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू की गई थी। राज व्यवस्था पहली पंचायती राज जो है स्थापित किया गया था। बलवंत सिंह कमेटी 1957 के तहत, है ना, जवाहरलाल नेहरू ने किया था ये नागौर में। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है 73, तो ये तो 1992 में हुआ था। तो इस समय पहला जो है कौन आया था? तो ये आया था आपका मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। के संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो के संथानम समिति नहीं थी, वो जो आपके LM सिंघवी थे, 1986 था शायद उनका, LM सिंघवी, इन्होंने जो है पैरवी करी थी कि आप पंचायती राज को जो है अच्छे से लागू किया जाएगा, इसके लिए आप उसको संवैधानिक दर्जा दें। तो इनके कहने पे ही, रिकमेंडेशन पे ही संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था पंचायती राज को 73 अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। तो LM सिंघवी होंगे। यहाँ पे क्या दिया है? KN संथानम दिया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे मध्य प्रदेश होना चाहिए था, ये राजस्थान दिया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कोई कथन सही नहीं है। अच्छा, ये के संथानम समिति है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि CVC है ना, आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये जो है इनके रिकमेंडेशन पे, के संथानम समिति की रिकमेंडेशन पे 1964 में भ्रष्टाचार निवारण के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है। जैसे शायद निटूर श्रीनिवास जो है इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, आयुक्त बनाए गए थे इसके, निवास, है ना, शायद इसको देख लीजिएगा, श्रीनिवास, CBC के सेंट्रल विजिलेंस आपका कमीशन के संथानम कमेटी ने मतलब रिकमेंड किया था। चलिए अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 जो है आपका 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बैठाई जाती है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है?
तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन से आर्टिकल के तहत? तो दिया ही है जैसा कि क्वेश्चन में आपको 108 के तहत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये संयुक्त अधिवेशन का। अच्छा, धन विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन वगैरह नहीं बुलाया जाता, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए वहाँ इस सेट का जो 10 था 150 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। चैनल पे नए हैं तो विजिट जरूर करें, सब्सक्राइब करके इसको, आप अगर पहली बार विजिट किए हैं तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।